हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, इन शॉर्ट इंटरमीडिएट एमएमई, 2024 साल में जो इसका पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। वैसे तो मैं बच्चों को ना ऑलमोस्ट ड्यू में सभी को पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशन प्रोवाइड करता ही हूँ, बट आप हो तो अगर कंसेप्ट अच्छे से नहीं पता तो सॉल्यूशन देख के भी कैसे समझ में आएगा। तो मैंने सोचा कि हर सॉल्यूशन को समझा के आपको करा दिया जाए, तो एक प्यारा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए जो कि आज बनने वाला है 2024 का इंटरमीडिएट एमएमई का सॉल्यूशन। शुरू करें? चलिए, मेरे पास पीडीएफ है गाइस, नाउ यू कैन सी दिस इज़ द पीडीएफ ईयर 2024। तो इंस्ट्रक्शन तो नॉर्मली वही होती हैं जो होती हैं, पेन वैन लेकर आओ, ये सब कुछ करो, लीव इट। हिंदी में कराऊँ सॉल्यूशन इंग्लिश में करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। वैसे तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ किन्हीं 5 ही सवालों के, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 12-13 सवाल हैं, बट आपने 5 ही सवाल करने हैं। बट मैं तो पेपर नहीं दे रहा ना, मैं तो सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो मैं 12-13 जितने भी सवाल है मैं सबका डिटेल सोल्यूशन करूँगा। ओके, खुश हो जाओ, सोल्यूशन मिल गया तुम लोगों को फ्री में, अच्छी बात है। देखो फर्स्ट का ए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई 5 एट पी इक्वल टू 3 1 इन द डायरेक्शन वेक्टर दिस। मैंने हमारे यूट्यूब चैनल आरएसजी क्लासेस पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पूरा डिटेल सोल्यूशन वीडियो डाला हुआ है, देख लेना, बहुत काम आएगा। मैंने बच्चों को लाइव पढ़ाया था, मैंने वही सोल्यूशन डाल दिया है, देखेंगे सारे के सारे स्टूडेंट। फर्स्ट का ए पार्ट, सबसे पहले फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई 5। ओके जी, फंक्शन है बेटा एक्स स्क्वायर वाई 5, ठीक है, एट 3,1 और डायरेक्शन क्या है, इसे पी नाम दिया है, डायरेक्शन जो है वो क्यू है, विच इज 4,-3। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जब हम लोग निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से उसमें लेते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट सम x नॉट y नॉट इन द डायरेक्शन वेक्टर h कॉमा k। डायरेक्शन वेक्टर विद डायरेक्शन h और k जो होते हैं बेसिकली उसके फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, एफ डैश एक्स एट x नॉट y नॉट इंटू में h प्लस एफ डैश वाई इंटू कॉमा एक्स नॉट वाई नॉट इंटू में k, वेयर h और k जो होते हैं वो यूनिट डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं। बेसिकली जो यूनिट वेक्टर होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो h और k होते हैं, बट सिंस द डायरेक्शन इज 4-3, ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, विच इज़ 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर -3 अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस में -3 स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा बेटा, 4/5 -3/5। एक तो कहानी ये हो गई। ओके, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर्स आप लोगों के पास ये आ गए, 4/5 -3/5। तो h और k का काम ये करेंगे। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू एफ डैश एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, तो इतना तो आप लोगों को आता होगा गाइस, तो पार्शियल डेरिवेटिव किया तो दिस इज 2x y 5 एंड एफ डैश y किया बेटा तो x स्क्वायर y 5 की पावर 4। ठीक है, अब 3,1 पे हम ये वैल्यूज जानेंगे, इधर देखेंगे सारे के सारे स्टूडेंट, 3,1 पे तो एफ डैश एक्स एट 3,1, तो x को 3 डालेंगे तो ये 6 हो जाएगा और y को 1, और एफ डैश y एट 3,1, 3 का स्क्वायर 9 और 9 पंजे 45, तो फाइनली 6 इंटू में 4/5 प्लस 45 इंटू में -3/5। ठीक है जी, मेरे हिसाब से तो 5 एलसीएम ले लो, 24 और 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 135 में से 24 घटा दो। बच्चों मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मैं अभी से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, तो मेरे हिसाब से आ रहा है -111/5। ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट p 3,-1 इन द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस। फिलहाल तो ये डायरेक्शन, बट इसकी यूनिट डायरेक्शन में हम लोग हमेशा डायरेक्शनल डेरिवेटिव में, इसके पीछे भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि क्यों यूनिट डायरेक्शन वेक्टर यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। आप प्लीज़ वो 1 से सवा घंटे का मेरा वीडियो देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ना मज़ा आ जाए ना अगर तो मैं चैनल बंद कर दूँ, नहीं ऐसा तो नहीं करूँगा, कुछ गलती है तो मुझे बता देना। चलिए बी पार्ट पे आते हैं। देखिए
चलिए बच्चों, बी पार्ट अगर चेक करें हम लोग, बी पार्ट कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट प्लेन टू द टैंजेंट z इक्वल टू e की पावर x y स्क्वायर e की पावर y माइनस 1 एट 0,1। बहुत बहुत आसान सवाल है, मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट ने किए होंगे ये दोनों सवाल। देखिए आप लोगों के पास फर्स्ट का बी पार्ट है बेटा, फंक्शन है मेरे पास e की पावर xy, ठीक है, z है e की पावर xy प्लस y स्क्वायर e की पावर y माइनस 1, y स्क्वायर e की पावर y माइनस 1 एट 0,1, एट 0,1। नाउ सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टैंजेंट प्लेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, z माइनस z1 डेल z बाई डेल एक्स एट सम x1 y1 x माइनस x1 प्लस डेल z बाई डेल y एट सम x1 y1 y माइनस y1। दिस इज द फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टैंजेंट प्लेन। जैसे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लाइन होता है ना, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, y इज द फंक्शन ऑफ x जब होता है, तो यहाँ पर बेटा z इज द फंक्शन ऑफ xy है, तो z y का काम z करेगा और जो x का काम है वो x और y करेंगे, और यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे। ठीक है जी। नाउ सबसे पहले निकालते हैं डेल z बाई डेल एक्स, क्या आएगा बच्चे, e की पावर एक्स वाई का दिस और विद रिस्पेक्ट टू दिस y, आई थिंक इसमें कहीं भी x नहीं है, y स्क्वायर e की पावर y माइनस 1, बहुत ही बढ़िया, ये तो ज़ीरो हो लिया। तो अगर मैं डेल z बाई डेल एक्स एट एक गाइज में एक सेकेंड एक करेक्शन देख लूँ, कहीं ये y स्क्वायर ये है या नहीं है, या हो सकता है इसके साथ x हो, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, सो डेल z बाई डेल एक्स एट 0,1 आ गया 1, ठीक है, करेक्शन है, मतलब करेक्शन नहीं है, ठीक है, जैसा है एज इट इज। एंड व्हेन आई फाइंड डेल z बाई डेल y बेटा, सो e की पावर एक्स वाई, इसका x, इसमें प्रोडक्टिव लगेगा y स्क्वायर e की पावर y माइनस 1 का यही, e की पावर y माइनस 1 y स्क्वायर का 2y, फाइनली डेल z बाई डेल y एट 0,1 करेंगे, तो यहाँ 0 डालेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, 1 डालना है 1 e की पावर 0 1 1 बच जाएगा, ये 1 डालना है 2 1 माइनस 1 0 e की पावर 0 1 2 बच जाएगा, 3 आ गया बेटा। फाइनली आगे अगर हम लोग बात करें, z1 भी चाहिए, z1 इज नथिंग बट फंक्शन वैल्यू एट 0,1, सो जब x को 0 डालेंगे e की पावर 0, यहाँ पे y को 1 डाला 0, ये 2 आ रहा है। ओके, now put all the values, whatever values we have, just put all the values. So if I am going to put all the values here, what I am getting, z minus z1, z1 comes out to be 2, del z by del x at x1 y1 is 1, then x minus x1 which is 0, del z by del y at x को ये भी आ रहा है 3, and y माइनस में y1, तो फाइनली z minus 2 is equal to x plus 3y minus 1, ओवरऑल क्या आ जाएगा बेटा, x plus 3y, z इक्वल टू एक्स प्लस 3y प्लस 1, और भी अगर बेहतर करना चाहते हो तो x प्लस 3y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, सेकंड का ए देखिए क्या कह रहा है, व्हेन इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 an बिलोंग्स टू Rn सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो बेसिकली लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन आपको लिखनी है। बहुत अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस होती हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, स्पैनिंग होता है, तो मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिखी है कुछ, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम वेस्ट ना हो तो मैं डेफिनेशन पहले से लिख के बैठा हूँ, प्लीज़ देखें सारे के सारे बच्चे। मुझे आती है डेफिनेशन, क्योंकि मेरे बच्चे, आप मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, मैं पढ़ाता हूँ तो पहले मैं खुद लिखवाता हूँ और उसके बाद उन्हें पढ़ाता हूँ, तो अभी टाइम वेस्ट ना हो इससे मैंने डेफिनेशन पहले लिख दिया यार। ओके, बस और कोई रीज़न नहीं है। अब मैं थोड़ी वीडियोस ऐसी बनाने लग गया हूँ, जब थ्योरेटिकल पार्ट आता तो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो आई कैन एक्सप्लेन यू। देखिए, A1 से AN A2 ये सब Rn को बिलोंग कर रहे हैं, नॉट KN, Rn को बिलोंग कर रहे हैं। पहली है, अबव सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर विद इन द सेट कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। ओके, अगर आप लोगों के पास कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, स्पेशली 2 से ज़्यादा की बात ही अगर मैं करूं, 2 भी ले सकते हैं। अगर किसी भी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स का आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना दें
तो उन सेट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहते हैं। जैसे मैंने an को a1 से an-1 का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ओके, दूसरी डेफिनेशन ये है, above set of vectors are linearly dependent if 0 is the linear combination of a1 से an। बड़ा सिंपल है, अगर an को आप इधर शिफ्ट कर देंगे और इस साइड 0 बच जाएगा तो बोल सकता हूँ 0 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 से an। बट इसमें कंडीशन होती है, बिकॉज 0 बाकी सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन भी बनता है इन केस ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंसी ऑल्सो। बट लीनियर इंडिपेंडेंसी में जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सारे के सारे स्केलर 0 होने चाहिए, बट लीनियर डिपेंडेंसी में कम से कम एक स्केलर आपका नॉन जीरो होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे ही पढ़ाया हुआ है, कम से कम 2 स्केलर, वो उस केस में जब सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हों, ठीक है। बट अभी मान लो मैं मान के चलता हूँ कोई जीरो वेक्टर्स भी हो, सो फाइनली 0 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 से an, कंसीडर एटलीस्ट वन ऑफ द ki शुड बी नॉन जीरो फॉर ऑल i 1 to n, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, लीनियर डिपेंडेंट हो या लीनियर इंडिपेंडेंट हो बेटा, 0 को a1 से an का लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों में लेते हैं। जब सारे के सारे स्केलर 0 होंगे तो लीनियर इंडिपेंडेंट बोलेंगे, स्केलर मतलब ki, अदरवाइज लीनियर डिपेंडेंट बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक स्पैनिंग की डेफिनेशन भी बड़ी प्यारी सी है, अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर इज इन द स्पैन ऑफ अदर वंस। स्पैनिंग का बेसिक मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ ही होता है, बट वर्ड ये स्पैनिंग यूज़ करते हैं। मतलब आप लोगों के ना इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 2 के इंटरमीडिएट अभी में ना कोर लीनियर अलजेब्रा नहीं है। कोर लीनियर अलजेब्रा बच्चे जनरल इलेक्टिव में पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्पैनिंग पढ़ते हैं, ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं। वहाँ पे वो जब रो एक्लॉन भी लगाते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज़ कोर लीनियर अलजेब्रा। आपको कोर नहीं पढ़ना, आधा ही पढ़ना है, इसलिए सिर्फ इतनी डेफिनेशन यू नीड टू लर्न। स्पैन मीन्स वही लीनियर कॉम्बिनेशन से ही रिलेट करता है। सो ईदर ऑफ ऑल थ्री, मतलब इन तीनों डेफिनेशन में से जो आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं। फर्स्ट वाली थोड़ी ज़्यादा प्रॉमिसेबल है, सेकंड वाली भी ठीक प्रॉमिसेबल है, थर्ड भी ठीक है, कोई भी लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, सेकंड का बी देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रूव दैट द वेक्टर्स 2 -1 3 1 4 2 3 3 5 7 1 11 लीनियरली डिपेंडेंट। अभी क्या पढ़ा है लीनियर डिपेंडेंट में, अगर कोई भी एक वेक्टर बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए तो हम उसे लीनियर डिपेंडेंट बोलते हैं। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन में दैट फॉर लीनियर डिपेंडेंसी फॉर, शॉर्ट में लिखूं, फॉर लीनियर डिपेंडेंसी 7 1 11 is a linear combination of any one vector this। इसका मान लेता हूँ, let us suppose 335 है क्या, 335। तो this I need to prove for linear dependency, ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं। आप कोई बच्चे शायद इसको इन तीन का ही बना सकते थे, up to you, कोई टेंशन नहीं है। सो फाइनली किस तरीके की बनी की इक्वेशन, दैट k1 2 -1 3 k2 1 4 2 प्लस k3 3 3 5 इज इक्वल टू 7 1 और 11। ओके, चलिए जी आगे अगर बढ़ें तो मेरे पास आएगा 2k1 प्लस k2 प्लस 3k3, ठीक है जी, 2k1 प्लस k2 प्लस 3k3 माइनस k1 प्लस 4k2 प्लस 3k3। आगे अगर बढ़ें 3k1 प्लस 2k2, 3k1 प्लस 2k2 प्लस आई बिलीव 5k3 इक्वल टू में क्या चल रहा है बेटा, 7 1 11, ठीक है, 7 1 और 11। इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसेप्ट यूज़ करते हैं। आई बिलीव सारे बच्चे थोड़ा बहुत मैट्रिक्स जानते हो, जिसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी 2 -1 3 1 4 2 3 3 5 7 1 और 11, कुछ इस तरीके से। इसमें से अपर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। R2 में मैंने लिख दिया 2R2 प्लस में R1
और R3 में लिख दिया मैंने 2R3 माइनस में 3R1। ओके ठीक है, 2R3 ये 6 हो जाएगा और 3 ये भी 6 हो जाएगा। तो फाइनली A बाई बी जो आ गया वो आ गया 2 1 3 7 0, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, और 2 + 7 9। अरे वाह, इतने सारे 9 आ गए बच्चों। दोबारा देख लूँ, 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 3 9, 2 और 7 9। इधर आ जाओ, ये 0, 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1। आई होप मेरा ठीक जा रहा हो। 5 दूनी 10, 10 में से 9 गए 1, 11 दूनी 22, क्योंकि 5 दूनी 10, 3 3 9, 10 में से 9, 11 दूनी 22, 7 21, 22 में से 21 गए 1। ए भगवान क्या देखना पड़ रहा है, क्या दिन आ गए। R3 में से 9R3 माइनस R2 कर लो तो इट्स अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन पार्ट। 0 0 9 9 9 0 0 0 0, है ना। तो फाइनली कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी 2k1 + k2 + 3k3 = 7 और 9k2 + 9k3 = में 9। ये 9 है ना। तो दिस इज अ काइंड ऑफ यू कैन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस। सो k2 + k3 इज 1। लेट कर लो k3 को सम z बिलोंग्स टू r, k2 आ जाएगा 1 - z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। पुट k2 एंड k3 हेयर। k2 कितना आपने लिया है 1 - z एंड ये है 3z। फाइनली k1 आ जाएगा, 1 उधर जाएगा 6 हो जाएगा, 2 - 2z अपॉन में 2, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू। सो k1 k2 k3 बिलोंग्स टू r आ रहे हैं, मतलब इट कैन बी नॉन जीरोज ऑल्सो, हेंस लीनियर, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। मतलब आप कोई बच्चे पूछ सकते हैं सर ये कब पता लगेगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा? जब इस पूरी कैलकुलेशन को करते हुए आप लोगों के पास आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आ रही हो। जैसे इसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं, जहाँ पे रैंक ऑफ ए जो है वो 2 आ रही है और रैंक ऑफ ए बाई बी भी आपके पास 2 आ रही है। आप लोग चेक कर सकते हैं रैंक कैसे निकालते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के 2 पार्ट डाले हुए हैं। ओके, तो जब रैंक दोनों की इक्वल आती है बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आती है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर नो सॉल्यूशन आ रहा होता तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, हेंस लीनियर डिपेंडेंसी नहीं हो पाती। चलिए गाइस, नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है थर्ड के ए पार्ट में, शो दैट द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन हैज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 एवरीवेयर where capital Y is equal to this। आई होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, वो आप लर्न करके रखो, आराम से किसी भी टाइप का सवाल आएगा आप कर लोगे। चलिए जी देखिए, क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर थर्ड का ए। प्लीज हैव अ लुक। कैपिटल Y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर स्मॉल वाई की पावर बीटा, अल्फा बीटा पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का साइन ये वाला होता है बेटा। द फॉर्मूला इज MRTS अपॉन में स्मॉल वाई बाय एक्स इंटू में डी स्मॉल वाई बाय एक्स अपॉन में डी ऑफ MRTS। एंड नाउ व्हाट इज MRTS हेयर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन? डेल कैपिटल Y बाय डेल एक्स, डेल कैपिटल Y बाय डेल स्मॉल y। तो पहले MRTS निकालें। अगर मैं इसको पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो मैं कुछ इस सिचुएशन में पहुँच जाऊँगा बेटा, और पार्शली विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल y करूँगा तो मैं कुछ इस सिचुएशन में पहुँच जाऊँगा। ओके, नाउ ए से ए कैंसिल, फाइनली बच रहा है अल्फा बाय बीटा, और x की पावर अल्फा से x की पावर अल्फा कटेगा तो x की पावर -1 बचेगा, y की पावर बीटा से y की पावर -1 बचेगा। सो ओवरऑल अल्फा बाय बीटा आ गया बेटा, अल्फा बाय बीटा इंटू वाई बाय एक्स, मतलब रेसिप्रोकल कर। दिस इज द
MRTS. Now when I proceed, finally now this MRTS is alpha by beta y by x, okay, upon में y by x, d of y by x upon में d of MRTS, which is alpha by beta into में y by x. Guys, y by x से y by x, alpha by beta बाहर आएगा, इससे कट जाएगा, ऊपर भी d of y by x बच गया, नीचे भी d of y by x बाहर नहीं आ सकता, वो वेरिएबल्स हैं. यस, इलास्टिसिटी बना भी. ठीक है, ईजी सवाल था. 5 नंबर का सवाल होगा या 6 नंबर का होगा, ज़्यादा का भी हो सकता. देखो कितने का है, कितने का है भाई, तू एक बारी पेपर से पता कर लेते ना. ओके, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, तो 8 नंबर के एक सवाल हैं. ठीक है, अच्छा अभी 5 करने, फिर आगे शायद कुछ और ऑप्शंस भी हैं. ठीक है, जितने का भी हो. हाँ, 4 का है. ठीक है यार, 4 नंबर लायक सवाल तो ठीक है बच्चों. ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड के बी पे. चलिए गाइस, थर्ड के बी पार्ट पे मूव करते हैं. देखिए क्या कह रहा है. कह रहा है द अमाउंट एक्स ऑफ सम गुड डिमांडेड डिपेंड्स ऑन द प्राइस पी ऑफ द गुड्स एंड द अमाउंट ए प्रोड्यूसर स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर दिस. ठीक है जी, तो डिमांड है वो डिपेंड कर रही है पी और ए पे, जहाँ पे पी प्राइस हो गया और ए वो खर्चा हो गया जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा होता है. ठीक है जी. एफ डैश पी नेगेटिव है, एफ डैश ए पॉजिटिव है. द प्राइस डिपेंड्स अपॉन दी वेदर मेजर्ड बाय द पैरामीटर्स W एंड द टैक्स रेट. तो प्राइस जो है वो W और T पे डिपेंड कर रहा है, और रिसर्च और डेवलपमेंट यानी A जो है वो T पे डिपेंड कर रहा है. H डैश T पॉजिटिव है. इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेज डज द डिमांड फॉर द गुड इंक्रीजेज नेसेसरली इंक्रीज और नेसेसरली डिक्रीज और नीदर. पता है बच्चे ने इसको पढ़ते ही ना छोड़ने का प्लान बना लेते हैं. और मैं बताऊं, मुझे लगता है सारे सवालों में ये सबसे आसान सवाल है अगर आपको पार्शियल थोड़ा भी आता है. देखिए प्लीज, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है थर्ड के बी में कि आपका जो डिमांड है वो फंक्शन ऑफ P, A है. P जो है वो सपोज करो सम फंक्शन ऑफ W, T है, और A जो है वो फंक्शन ऑफ T है. ठीक है, इसके लिए क्या लिया है, G लिया है. ठीक है, G ले लेते हैं. G फाइन. क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें निकालना है जब टैक्स रेट चेंज होता है तो उसका डिमांड पे क्या असर पड़ता है. डिमांड बढ़ेगी, डिमांड मतलब एक्स पे क्या फर्क पड़ेगा. फिलहाल x इज द फंक्शन ऑफ P एंड A, P इज द फंक्शन ऑफ W एंड T, A इज द फंक्शन ऑफ T. तो कहना इसे x, अगर P की जगह ये वाला डालेंगे और A की जगह डालेंगे तो कहना इसे x इज द कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ W एंड T. बोलिए. हाँ, तो वी नीड टू नो व्हेन T चेंजेस देन हाउ डिमांड रिएक्टेड. कैसे रिएक्ट करेंगे देखेंगे सारे. सो व्हेन आई फाइंड डेल एक्स बाई डेल टी, मैंने यहाँ लिख दिया डेल बाई डेल टी एफ ऑफ P, A. आई होप आपको कॉम्पोजिट फंक्शन और चेन रूल वाला कंसेप्ट आता हो. कैसे करते हैं इसको, पहले पार्शली विद रिस्पेक्ट टू P, ओके, फिर डेल P बाई डेल टी, फिर पार्शली विद रिस्पेक्ट टू A DA बाई डी टी. पता है DA बाई डी टी क्यों लगाया बेटा, बिकॉज A सिर्फ T का फंक्शन है, तो A को विद रिस्पेक्ट टू T डिफरेंशिएट करने के लिए D यूज होगा, डेल यूज नहीं होगा. और P में यहाँ पे डेल क्यों लगाया, क्योंकि P सिर्फ T के साथ साथ W पे भी डिपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेल यूज होगा. ओके, दैट्स अ ब्यूटी. तो ये F डैश P हो गया, और डेल P बाई डेल T इसको विद रिस्पेक्ट टू T किया तो ये G डैश बेसिकली क्या हो गया, T हो गया. दिस इज F डैश A हो गया, और ये H डैश T हो गया, है ना. फाइन. आई थिंक क्वेश्चन में साइन दे रखे हैं. F डैश P वाला नेगेटिव है, A वाला पॉजिटिव है. ठीक है जी. और G डैश T क्या है, G डैश T भी नेगेटिव है. देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से. नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आ जाएगा. पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आ जाएगा. 2 पॉजिटिव का टोटल इज नेसेसरली भी पॉजिटिव.
तो नेसेसरली पॉजिटिव होगा। एच डैश टी पॉजिटिव है ना यार, यस, दैट्स ऑल। कितना ज़्यादा आसान सवाल था, बस बेसिक पार्शल आपको आना चाहिए। तो मेरी तरफ से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ 4th क्वेश्चन पे। देखिए चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। 4th का ए पार्ट सबसे पहला है डिफाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन भी आ रही है, तो ये तो सिंपल है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ रोज और कॉलम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उन नंबर्स को हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। आप लोग प्लीज़ रैंक का वीडियो देखिए मेरा, मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, बी पार्ट कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ओके, सो 1 2 4 देखेंगे। 4th का बी पार्ट 1 2 4 3p2 3p2 172, okay, then 1q3 1q3, fine, thank you। चलिए जी, since it is of order of 3/4, तो rank of A is less than equal to minimum of 3, 4, तो rank of A is less than equal to 3। आप प्लीज़ रैंक वाला वीडियो देखेंगे तो और क्लैरिटी होगी, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया वाला। ओके, आप लिखेंगे रैंक ऑफ ए इज 3, पहले इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ द माइनर ऑफ ऑर्डर 3/3 इज नॉन ज़ीरो। कम से कम एक माइनर जो होगा ऑफ ऑर्डर 3/3 इज नॉन ज़ीरो। सो 3/3 का सबसे पहला माइनर ले लेते हैं 1 2 4 3p2 172। सॉल्व करते हैं बच्चों उसको, बिकॉज उसको एक्लॉन फॉर्म से नहीं कर सकते, बीच में पी शी आ चुके हैं इस वजह से। तो सॉल्व करें तो नॉन ज़ीरो 1 2p minus 14 minus 3 4 minus 28 plus 1 4 minus 4p। दोबारा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 2p minus 14, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 4 minus 28 4 minus this नॉट इक्वल टू 0। 2p minus 14 ये 24 हो गया, 72 हो जाएगा, प्लस 4 minus 4p शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 2p ये हो जाएगा 10, 72 में से 10 गए 62 बचेगा, तो p नॉट इक्वल टू 31 आ रहा है। तो p अगर 31 नहीं होगा तो भी रैंक 3 हो सकती है, प्लस q का केस भी इसमें हो सकता है। मान लो p 31 हो गया तो ये तो 0 आ जाएगा, तो डजंट मीन कि रैंक आपकी 3 नहीं हो सकती। तब कोई और 3/3 का माइनर चेक कर लेंगे बेटा। ओके, तो एक और कोई 3/3 का q के साथ लेके चले, 1 2 4 172 1q3, इसको लेके चलें। क्या है 1 2 4 172 1q3, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 21 माइनस में 2q माइनस 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 9 माइनस 4q प्लस 1 4 माइनस में 28 नॉट इक्वल टू 0, 21 माइनस 2q माइनस 9 प्लस में 4q माइनस में 24 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 21 में से 9 गए 12 और 12 में से 24 गए, ऐसे कर लो यार, वैसे 21 में से 9 गए 12, 12 में 12, तो माइनस 6q, ओके, माइनस 12 इक्वल टू 0, तो q शुड नॉट बी इक्वल टू 2। दोबारा चेक करना पड़ेगा, बहुत खिचड़ी पक गई। 21 माइनस 2q फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 माइनस में, हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 दूनी 6 होता है ना बच्चों। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 माइनस में 4q और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 माइनस में 28। ठीक है, 4 माइनस 28, ठीक है। अब देखें 24 और 6 30, 21 में से 30 गए माइनस 9, ठीक है, और 4q में से 2q गए तो 2q,
शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्यू आ रहा है 9/2। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, ठीक है गाइस, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 9/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 इफ पी इज नॉट इक्वल टू 31 और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 9/2, है ना बेटा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर कर जाए या दोनों साइमल्टेनियसली भी अगर कर जाए, एंड रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2 इफ P 31 भी हो एंड साइमल्टेनियसली Q 9/2 भी हो। अगर पता है P 31 और Q 9/2 हो जाएगा तो 3/3 के तो सारे जीरो आएंगे। 2/2 कुछ बच्चे कहते हैं सर 2/2 में देखो ना, इसको और इसको लेके चलो तो 7 - 2 5, मतलब अगर मैं थर्ड रो और सेकंड कॉलम, बेसिकली 2/2 की मैट्रिक्स निकालनी है तो 2/2 के लिए यही ले लो यार, फर्स्ट रो और ये दोनों कॉलम छुपा लो। तो इसको सॉल्व करोगे, अगर P को 31 लेके भी करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 × 31 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से नॉन जीरो आएगा, तब भी रैंक 2 ही होगी। सो दिस इज द केस। मैंने इस टाइप के सवाल भी करा रखे हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के 2 पार्ट डाले हुए मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी करा रखे हैं। चौथा भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपर प्लेन थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जिसके पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 0 है, और जो प्लेन के जो डायरेक्शन है वो आएंगे इसके इन दो वेक्टर्स के डायरेक्शन से, मतलब वही b - a करके। वे डज दिस प्लेन इंटरसेक्ट द लाइन, वो बाद में आते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालें। मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। पासिंग थ्रू क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना बच्चों। इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो जनरल फॉर्मूला आप लोग हैमल्ड के थ्रू पढ़ते हो, दैट इज नथिंग बट P1 x1 - a, x1 है ना, ठीक है, x1 - a1 प्लस P2 x2 - a2 प्लस P3 x3 - a3 इक्वल टू में 0। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। एंड व्हाट आर P1 P2 P3 डायरेक्शन? So this minus this, what are the direction? 4 - 1 3, 1 - 2 -1, this is -3, P1 P2 और P3 3 - 1 -3, ठीक है। And this is A1 A2 A3. when I'm going to put the values over there, I'm getting 3 x1 - 0 -1 x2 - 0 -3 x3 - 0 इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनली 3x1 - x2 -3x3 इक्वल टू 0। चेक कर लूँ एक बारी, 4 में से एक गए 3, एक में से 2 गए -1 -3, सो -x2 -3x3, ठीक है, फाइन। कह रहा है वेयर डज दिस प्लेन इंटरसेक्ट दिस लाइन, तो -t+2। बच्चों आप लोगों को अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं तो इस x1 x2 x3 की वैल्यू उसके अंदर पुट करिए, पुट करके t निकालिए, फिर t यहाँ पुट करेंगे तो इंटरसेक्शन आ जाएंगे। सो व्हाट इज x1 -t+2, व्हाट इज x2 शायद 2t - 1, एंड व्हाट इज x3 t+3 देखेंगे, t+3, okay. This is -3t + 6 -2t + 1 -3t - 9 इक्वल टू 0। बच्चों 3 और 3 6 और 2 8t हो जाएगा, और 6 और 1 7, और 9 में से 7 जाएंगे। एक सेकेंड, ये प्लस तो नहीं हो रहा, नहीं t+3 है ना, बिल्कुल सही, ओके। 3 और 2 5 और 3 8, 6 और 1 7, 9 में से 7 गए 2, सो t मेरे पास आ रहा है 1/4 माइनस। सो इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट पुट दिस t - 1/4 here
and whatever the values of x1, x2, x3 coming out called intersection point. That's all. चलिए guys, now moving to the B part. क्या कह रहे हैं? Let there exist a non-null vector x such that ax equal to lambda x where a is 1, 2, 3, 0. Okay. Find lambda belongs to R. लैम्डा निकालो पहले तो एंड कंप्यूट दिस. तो पहले लैम्डा पे चले बच्चों, फिर आते हैं इस कंप्यूट पे. देखिए 1, 2, 3, 0 फिफ्थ का बी पार्ट है जी. ठीक है, सो आंसर फिफ्थ का बी पार्ट 1, 2, 3, 0. ओके, नाउ ax equal to lambda x, how should we proceed? ax minus lambda x equal to 0, a minus lambda I x equal to 0. ओके, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आपके पास x जो है वो नॉन नल वेक्टर्स है. तो अगर इसे इक्वेशन 1 दे दो और अगर a माइनस लैम्डा आई पहले कैलकुलेट किया जाए 1, 2, 3, 0 माइनस में लैम्डा 0, 0 लैम्डा, इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस लैम्डा 2, 3 माइनस लैम्डा. ठीक है, 1 माइनस लैम्डा 2, 3 और माइनस लैम्डा. फाइनली इन इक्वेशन 1 a माइनस लैम्डा आई is 1 minus lambda 2, 3 minus lambda, and beta x is nothing but x1, x2. Let us suppose let x is x1, x2, 0. So अब यहाँ पे दो सिनेरियो हैं. जब आप इसको मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इक्वेशन बनाओगे तो ये एक तरीके की होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगी. और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो तरीके होते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. तो फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन इसका डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, मीन्स x1, x2 0 हो जाएंगे. और x1, x2 0 नहीं हो सकते, क्लियरली मेंशन है x इज अ नॉन नल वेक्टर. ओके, तो हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वाला केस लेना पड़ेगा. लिख देना दिस केस शुड नॉट बी कंसीडर बिकॉज x कम्स आउट टू बी 0 वेक्टर्स, दैट मीन्स नल वेक्टर्स, बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इट इज अ नॉन नल वेक्टर्स. नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बेटा means 1 minus lambda 2, 3 minus lambda equal to 0. This is minus lambda plus lambda square minus 6 equal to 0. Lambda square minus lambda minus 6 equal to 0. Minus 3 lambda plus 2 lambda minus 6 equal to 0. Lambda आ गया, 3 और घटा 2 तो लैम्डाज आ गए. ओके, लैम्डाज आ गए. दिमाग लगाओ, ईगन वेक्टर्स हैं, सॉरी ईगन वैल्यूज हैं, आइगन ईगन जो भी. कंप्यूट a की पावर 10 इंटू एक्स फॉर ईच वैल्यूज ऑफ लैम्डा. एक बात बताऊं, ईगन वेक्टर्स में दिस शुड बी द कंडीशन, a की पावर n x इक्वल टू लैम्डा की पावर n इक्वल. दिस शुड बी द केस. दिस इज द कंडीशन व्हेन द ईगन वेक्टर्स और ईगन वैल्यूज एग्जिस्ट. सो लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैलकुलेट दिस वी हैव लैम्डा, वी नीड टू नो x ऑल्सो. हमें x भी निकालना पड़ेगा. तो x कैसे आएगा बेटा, ज़रा ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे. आपके पास जो a माइनस लैम्डा आई है वो क्या था, एक बार ही देख लो. 1 माइनस लैम्डा 2, 3, 1. ठीक है, 1 माइनस लैम्डा 2, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा. ठीक है, दिस वुड बी द केस. So focusing on eigen vectors, so when lambda is -3 then a plus 3i क्या आ जाएगा, 4, 2, 3, 3. ठीक है, a plus 3i x इक्वल टू 0 है. याद करो, a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0 आया था पहले केस में. इसको आप पहला पार्ट दे देना. तो दिस इज 4, 2, 3, 3. x इज x1, x2. फाइन.
थोड़ी सी कैलकुलेशन दोबारा देख लूँ एक बारी, मुझे छोटी सी कोई मिस्टेक लग रही है। आप लोगों को भी लग रही है क्या? कैसे बोलोगे, अभी तो दूर हो बहुत ज़्यादा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। मिस्टेक ये है, अब ये आई थिंक 3 और वो आ रहा है -2, मैंने -3 ले लिया। सॉरी गाइस, माफ़ कीजिएगा आप लोग मुझे। तो लैम्डा को 3 डालेंगे तो -2 2 3 -3, ठीक है। फाइनली a-3 लैम्डा है x = 0 मीन -2 2 3 -3 x1 x2 = 0. Finally -2x1 + 2x2 = 0 means x1 = x2 and 3x1 minus 3x2 = 0 means again x1 = x2. तो let x1 = t belongs to R, then x2 is also t. तो x वेक्टर जो कि x1 x2 था वो क्या आ गया, t, t। थोड़े बेहतरीन तरीके से t बाहर लेके 1, 1 ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, x वेक्टर आ गया पहला लैम्डा के 3 पे। सिमिलरली केस 2 में बेटा जब लैम्डा मेरे पास -2 होगा, सो a प्लस में 2 आए, -2 डालेंगे तो 3 -2, सो a + 2i x = 0 लेंगे, डायरेक्ट कर दूँ 3x1 + 2x2 = 0, 3x1 - 2x2 = 0. Okay, I am putting -2 over there, so this comes out to be +2 ना, +2। तो फाइनली x1 आ गया, ओके x2 ले ले, x2 आ गया -3/2 x1, है ना बच्चों। तो लेट कर लो x1 को सम s बिलोंग्स टू r, तो x2 हो जाएगा -3/2 s। तो फाइनली यहाँ पर x वेक्टर आ गया s, -2/3 s, और s अगर कॉमन ले लोगे तो 1 -2/3 बच जाएगा, -3/2 आई एम सॉरी, ठीक है। दोबारा लिख दूँ x वेक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। when lambda is 3 then this comes out to be this where t belongs to r, and beta when lambda is -2 then ये आ रहा है 1 -3/2 s belongs to r, ठीक है। क्लियर है सबको अच्छे से। दे आर डिमांडिंग व्हाट, a की पावर 10x विच इज़ लैम्डा की पावर 10x कर सकते हैं। तो व्हेन लैम्डा इज़ 3 देन a की पावर 10x क्या आ जाएगा आपके पास, 3 की पावर 10 × x, और इस केस में x कितना है बेटा, t 1, 1 बोले तो t बाहर ले लो, 3 की पावर 10 3 की पावर 10 कुछ ऐसा बच जाएगा। ओके, सिमिलरली जब हम बात करेंगे व्हेन लैम्डा इज -2 देन a की पावर 10x इज -2 की पावर 10 × x, और -2 की पावर 10 s, इस केस में क्या है 1 -3/2, तो s बाहर -2 की पावर 10, और एक तरह से -2 की पावर 1 हो गया, सो 3 में -2 की पावर 9 बच जाएगा। फेयर इनफ, ठीक है। इन दिस वे दिस क्वेश्चन शुड बी डन। तो 5 सवाल मेरे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों 6ठे सवाल पे, 6 क्वेश्चन पे। देखिए सर, चलिए गाइज नाउ मूव टू द 6th का ए। आपको लग रहा होगा सर के कपड़े चेंज हो गए 6th के ए में। एक्चुअली जब मैंने 6th का ए पूरा ये रिकॉर्ड कर रहा था तो 6th के ए में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, वो मुझे पता लगी शाम को। मैंने कहा वो तो गलती हो गई। अब बार बार आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो इसलिए मैं 6th का ए आज कर रहा हूँ। कल मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था, 6th का ए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी कैलकुलेशन में, तो आई एम डूइंग दी करेक्शन इन इट। देखिए 6th का ए गाइस, एवरीवन आंसर 6th का ए क्या कह रहा है जी, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट एंड क्लासीफाई देम एज मैक्सिमम मिनिमा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सेकंड ऑर्डर मतलब लाइक मोर देन 1 वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल फंक्शन गिवन है, इसका मैक्सिमा मिनिमा और सैडल वगैरह निकालने यूजिंग द क्रिटिकल क्राइटेरिया। तो
सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी राइट द फंक्शन फर्स्ट फॉर यू. 3x4 प्लस 3x² y माइनस में y क्यूब. ओके ठीक है बच्चों. सो नाउ सबसे पहले डेरिवेटिव. व्हाट इज f डैश x? पार्शियल डेरिवेटिव 12x³ प्लस 6xy, then f dash y, which is 3x² minus 3y². okay, now for critical point सबसे पहले f dash x को 0 लेते हैं और f dash y को 0 लेते हैं. when we take f dash x 0, I am left with 12x³ plus 6xy equal to 0. जब मैं इसमें 6x कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा 2x² प्लस में y. तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू 0 और 2x² प्लस y इक्वल टू 0. फाइन, क्लियर है. नेक्स्ट अगर मैं f डैश y को 0 लूँ, सो 3x² माइनस 3y² इक्वल टू 0 मीन्स x² इक्वल टू y². आई कैन राइट x एज प्लस माइनस y, है ना बच्चों. ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकल कर आ सकते हैं हमारे पास अगर हम करके देखना चाहें. फिलहाल तो x के 0 पे यहाँ से भी y0 आ रहा है और x0 डाल के y0 आ रहा है. तो एक कॉम्बो तो ये आ गया, x0 एंड y0, मतलब 0 0 एक कॉम्बो आ चुका है. फाइन, अब चलते हैं किसी दूसरे पार्ट में. लेट अस सपोज सिंस y इक्वल टू एक्स भी और y इक्वल टू माइनस एक्स भी है, दोनों सिनेरियो हैं. तो अगर मैं इधर चलूँ, इसे काम करते हैं, पुट y इक्वल टू एक्स इन 2x² प्लस y इक्वल टू 0. तो y को अगर मैं x पुट करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा. अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, अगेन x 0 आ जाएगा और x माइनस हाफ आ जाएगा. ठीक है, सिंस y और x इक्वल हैं तो x के माइनस हाफ पे y भी माइनस हाफ हो गया. पता, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. आप लोग जो भी पेयर्स ले रहे हो दैट शुड होल्ड दी f डैश x इक्वल टू 0 एंड f डैश y इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली. ओके, तो जैसे एक पेयर मुझे यहाँ से क्या मिला, x माइनस हाफ और y माइनस हाफ. आप चाहो तो x माइनस हाफ और y माइनस हाफ अगर आप इसमें पुट करोगे तो होल्ड करेगा. अगर आप x माइनस हाफ इधर डालोगे तो ये तो नहीं होगा, बट x माइनस हाफ इधर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 यानी 1/2, और y माइनस हाफ डालोगे तो 1/2 माइनस 1/2, तो ये भी 0 बन जाएगा. अभी मैंने y इक्वल टू एक्स पुट किया, y इक्वल टू माइनस एक्स पुट करूँ. आ जाओ इधर, एक सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है. इधर करता हूँ, पुट y इक्वल टू माइनस एक्स इन 2x² प्लस y इक्वल टू 0. तो y को अगर मैं माइनस एक्स डालूंगा बेटा तो x कॉमन आएगा तो 2x माइनस 1, फाइनली x 0 आ जाएगा और x हाफ आ जाएगा. ओके, तो x के हाफ पे जब y इक्वल टू माइनस एक्स डाला है तो इट मीन्स एक तो माइनस हाफ, x को हाफ पुट करेंगे तो y माइनस हाफ आ जाएगा. तो x का हाफ और y का माइनस हाफ भी चलेगा ना. x का हाफ इधर पुट करेंगे, x का हाफ माइनस हाफ इसको होल्ड कर लेगा, और x का हाफ अगर इधर पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/2, और y का माइनस हाफ दिस. ठीक है, फाइन, इट्स डन. सो व्हाट आर ऑल दी पॉइंट्स दैट आई एम गेटिंग. एक आ रहा है मेरे पास बेटा 0 0, एक आ रहा है मेरे पास माइनस हाफ, और एक आ रहा है मेरे पास हाफ कॉमा माइनस हाफ. ये तीनों सेट ऑफ पेयर्स जो भी हैं आप लोगों के पास f डैश x और f डैश y दोनों को साइमल्टेनियसली 0 बना रहे हैं. अच्छी बात है, आप पुट करके देख सकते हैं. अब इनसे चेक करना है कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है, कौन सा सैडल है. तो नाउ आई एम मूविंग टू दी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट. तो अब मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने लगा हूँ. सो एवरीवन ध्यान से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्राइटेरिया देखेंगे. देखिए गाइस क्या कह रहा है सेकेंड ऑर्डर के लिए. एवरीवन, जब मैं f डबल डैश एक्स एक्स निकालूंगा तो 12 × 36x² प्लस 6y आएगा, है ना. ठीक है, डबल डैश xy निकालूंगा तो 6x बचेगा, और डबल डैश yy निकालूंगा तो माइनस 6y बचेगा.
कुछ ऐसा ही बचेगा। एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ, इसको सी नाम दे रहा हूँ। तो आराम आराम से अगर चलें, एट 0,0 एट 0,0 हमारे पास जो ए आ रहा है वो 0 आ रहा है, बी जो आ रहा है 0 आ रहा है, सी जो आ रहा है 0 आ रहा है, ए सी माइनस बी स्क्वायर भी 0 आ रहा है। तो इससे मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे पा रहा कि मैक्स है, मिनी है या सैडल है। तो आप लिखोगे इट कैन बी मैक्स, मिनी और सैडल। बट स्टिल अगर मुझे एग्जैक्टली बताना हो 0,0 पे कैसी परफॉर्मेंस होगी, तो अगर मैं 0,0 पे फंक्शन वैल्यू देखना चाहूँ बेटा तो 0 हो जाएगी। अगर मैं 0 के आसपास कोई भी, फिलहाल तो आसपास 1 नहीं होता बट स्टिल मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो x 0 है और y 1 है तो -1, और 0 के आसपास में एक -1 भी ले रहा हूँ, x 0 है और y -1 तो +1। तो आप देख सकते हैं 0,0 पे जो वैल्यूज़ आ रही है, जैसे 0,0 पे 0 आ रहा है, ठीक है, उसके बाद 0 के आसपास वैल्यू एक आ रही है 1 और एक आ रही है -1, ठीक है। आप समझ रहे हो सारे के सारे। जरा सपोज करो ऐसे ले लेते, चलो ये 0 है, फिर 1 है, फिर -1। तो क्या इसे मैं मैक्सिमा बोल सकता हूँ या मिनिमा बोल सकता हूँ? मैक्सिमा बोलता हूँ जब इसकी सराउंडिंग की वैल्यू इससे छोटी होती, अगर ये वाली वैल्यू इधर लाई कर रही होती। मिनिमा तब बोल सकता हूँ जब इसके सराउंडिंग की वैल्यू इससे बड़ी होती। बट जब इसके सराउंडिंग में जो वैल्यूज आ रही है बड़ी छोटी दोनों आ रही है, तो इट कैन नेवर बी मैक्स, नीदर बी मैक्स नॉर बी मिनी, तो इट शुड बी कंसिडर एज सैडल। 0,0 पे जब ए सी माइनस बी स्क्वायर 0, ए 0, बी 0, सी 0 आ रहे होते हैं, तब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं कि वो मैक्स होगा, मिनी होगा, और अगर वो मैक्स और मिनी नहीं होता तो उसे सैडल में काउंट करते हैं। भूलना मत, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, अगर आपने मुझसे पढ़ा तो मैंने तो पढ़ाया है आप लोगों को। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट पेयर ऑफ सेट ऑफ पेयर लेते हैं हम लोग एट -12 देखेंगे सारे। ए क्या आएगा -12 पे -12 यहाँ डालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 9 बच जाएगा। -12 यहाँ डालेंगे तो ये 3 बच जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। इधर आए -12 डालेंगे तो -3 और -12 डालेंगे तो +3, ठीक है। दोबारा चेक कर लूँ, अगर मैं -12 डालूँगा तो 1/4 9, -12 डालूँगा 3 6, -12 डालूँगा तो 3 -3, -12 डालूँगा तो +3। ए और सी पॉजिटिव आ रहे हैं और ए सी माइनस बी स्क्वायर जो है वो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया, ठीक है। लास्ट मूव करते बेटा, एट ½ -½ तो इस केस में जो ए आ रहा है हाफ पे ही हो गया कितना, 9 नहीं यार, हाँ 1/4 9 और ये 3 6 आ गया। बी हाफ पे ही हो गया 3 और सी हाफ पे ये क्या हो गया, y -½ आएगा इधर, आई एम सॉरी y -½ आएगा। तो दोबारा चेक करूं, -½ सिर्फ x वाली जो टर्म है वो +½ है, ठीक है, ठीक है। तो -½ डालेंगे 3 बचेगा, ठीक है यार। तो आई थिंक ये भी मिनिमा ही आ रहा है, इसमें भी AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, ओके ठीक है बच्चों। तो 6 का A इज डन फ्रॉम माई साइड। अब आप 6 का B देखेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए गाइज, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट। लेट fx1 x2 x1 क्यूब 2x1 स्क्वायर 2x1 x2 दिस फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर विच f इज कॉन्वेक्स। तो मैंने थोड़ी सी इक्वेशन पहले लिख दी है ताकि मुझे थोड़ी सरलता हो जाए सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करें बच्चों, f'1 3x1 स्क्वायर 4x1 2x2 -8, f'2 इसका डेरिवेटिव करेंगे x2, ओके पहले इसका करेंगे 2x1 माइनस x2 नॉट प्लस x2 -2 इक्वेट करेंगे 0 के। थोड़ा शॉर्टकट में जाऊँ, समय बचाएं। तो यहाँ से तो आ जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 2x2 -8 = 0, क्योंकि यहाँ पे x1 की टोटल 1 2 3 4 टर्म हैं और x2 की 1
2 और 3 ही टर्म है, ठीक है। 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। तो इधर आ जाओ ज़रा, कैलकुलेशन होना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पहले में आपको बेटा। आप ना इसमें 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 8। इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पुट कर दो। वाह वाह, मज़ा आ गया। 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4, 3 x1 स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4 4, x1 स्क्वायर इज 4/3 और x1 आ जाएगा प्लस माइनस 2/√3। सिंपल। सिमिलरली अगर यहाँ से तुम x2 निकालना चाहो तो क्या आएगा, 2 माइनस 2x1। तो when x1 is 2/√3 then x2 is 2 माइनस में 4/√3। और जब x1 माइनस 2/√3 बेटा तो x2 is 2 प्लस 4/√3। कॉम्बो क्या आ रहे हैं, 2/√3, 2 माइनस 4/√3 माइनस 2/√3, 2 प्लस 4/√3। ओके, क्या आ गया कॉम्बो, 2/√3, 2 माइनस 4/√3 एंड माइनस 2/√3, 2 प्लस 4/√3। कूल। नाउ मूविंग टू दी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर बोले तो फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे ना यार। ये रहा फर्स्ट ऑर्डर, किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये रहा f'1। तो f'11 कॉन्वेक्स के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए होंगे ना यार। f'11 कितना आएगा, ये रहा 6x1 प्लस 4 $12 प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे 2 और f'22 is 1। A, B और C नाम दे दो। पहला पेयर डालेंगे ये वाला एट 2/√3 और 2 माइनस 4/√3। ए क्या आएगा, 6 इंटू 2/√3 इज 12/√3 प्लस 4। बी तो 2 ही रहेगा, सी तो 1 ही रहेगा। ये पॉजिटिव आ रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ए सी माइनस बी स्क्वायर तो ए इंटू सी बोले तो ये 12/√3 प्लस दिस माइनस में बी स्क्वायर कट जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कॉन्वेक्स का पेयर हो गया। क्या ये भी कॉन्वेक्स का पेयर बनेगा, चेक करें। एड 2 माइनस 2/√3, 2 प्लस 4/√3। सो ए क्या आ जाएगा, माइनस 12/√3 प्लस 4। बी और सी सेम चलेंगे, तो माइनस 12/√3 तो पॉजिटिव होता है शायद ना, है ना, मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, आई एम सॉरी, बट ये नेगेटिव हो जाएगा। बताओ क्यों, क्योंकि 12/3 4 होता है एंड 12/√3 1.73 होता है, तो ये तो 4 से बड़ा आएगा। और 4 से बड़े में से नेगेटिव टर्म में से 4 प्लस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये पेयर तो फिर जब यहीं से a लेस देन 0 आ गया तो कन्वेक्स के जो चांस ही खत्म हो गए। कॉन्वेक्स का ये पेयर आ गया। मैंने ना शुरू में पेपर को ना गलत इंटरप्रेट किया था। मैंने बोला था 13 में से 5 करने, नहीं 2 सेक्शन है, पहले 6 सेक्शन में से 5 करने, फिर एक दूसरा सेक्शन आएगा गाइस, सेक्शन बी, जिसमें से 3 करने हैं, जिसमें टोटल सवाल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हैं, 6 सवाल और। सो लेट मी मेक द सोल्यूशन ऑफ दिस पेपर इनटू 2 पार्ट्स। आज एक पार्ट करते हैं क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा डाइजेस्ट मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं थक गया हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ। ओके, तो सेकंड पार्ट के लिए ही आपको ऑब्वियसली इसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो दूसरा पार्ट भी आपको होपफुली मिल चुका होगा या अगले दिन मिल जाएगा। अब आज डेट है 16 मई 2025 को मैं कर रहा हूँ, तो 17 मई को डलेगा, 18 को डलेगा, बाकी कोई 26-27 में देखेगा तो उसे तो दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को पेपर अच्छा लगा हो, ये सोल्यूशन मेरी तरफ से समझ में आया हो। सेकंड पार्ट के लिए भी वेट कीजिए, वो भी आ जाएगा। प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइए और कमेंट पे ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। पता है जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मुझे, सर थैंक यू सो मच पेपर के लिए, तो मैं और पेपर बनाऊँगा। नहीं आएंगे तो मैंने कहा मैं नहीं बना। चलिए
बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू सो मच।